गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक, जैसे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का आज का हमारा नया पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। इसके पहले हम एसिड और बेस के बारे में सारा कुछ पढ़ चुके हैं। थ्योरीज़ हमने पढ़ी, पीएच का कैलकुलेशन में पढ़ा, किस तरीके से पीएच का कैलकुलेशन होता है, इंडिकेटर्स हम पढ़ चुके हैं, पीएच का हमारी लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है, ये वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। जी हाँ, सॉल्ट जिसका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमारी डेली लाइफ में भी कई सारे सॉल्ट्स हमारे आसपास कई सारी जगहों पर यूज़ होते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले सॉल्ट होता क्या है, सॉल्ट का प्रोडक्शन कैसे होता है, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस किस तरीके के सॉल्ट होते हैं वगैरह वगैरह। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक एसिड सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, H+ डोनेट करता है, और एक बेस होता है जो क्या करता है, OH- को डोनेट करता है। ठीक है, जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में। अच्छा, एसिड के अंदर क्या होता है, मेटेलिक, एसिड के अंदर नॉन मेटेलिक कॉर्नर होता है और बेस के अंदर मेटेलिक कॉर्नर होता है। नॉन मेटेलिक कॉर्नर से मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा HCl में क्या होता है, Cl- होता है। ठीक है, मैंने कहा H2SO4 तो क्या होता है, SO4 होता है। ठीक है, या मैंने कहा HBr तो Br- होता है। तो ये जो कॉर्नर होता है ये कैसे बनता है, नॉन मेटल से बनता है। जैसे मैंने कहा CO3 तो कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो इससे बनकर मिलकर क्या बना हुआ है, नॉन मेटेलिक कॉर्नर बना हुआ है। ठीक उसी तरीके से हम बेस की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सीधा सीधा मतलब है कि आपका उसमें क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम के साथ OH जुड़ा हुआ है। सोडियम क्या होती है, मेटल होती है। अच्छा, जैसे मैंने कहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या मेटल जुड़ी होती है, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी मेटल जुड़ी होती है, एल्यूमिनियम। तो एसिड के अंदर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कॉर्नर होता है, और बेस के अंदर मेटेलिक कॉर्नर होता है। H+ जो क्या करता है, एसिड जो क्या है, H+ डोनेट करता है, और बेस क्या है, OH- डोनेट करता है। होता क्या है कि जब एसिड के H+ को हम किसी मेटल से डिस्प्लेस कर दें, या बेस के OH- को हम किसी नॉन मेटल कॉर्नर से डिस्प्लेस कर दें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी एसिड के H+ को किसी मेटेलिक कॉर्नर से डिस्प्लेस कर दिया जाए, और ठीक उसी तरीके से किसी बेस के OH- को किसी नॉन मेटेलिक कॉर्नर से डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो आपका जो सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ओके, तो सॉल्ट जो बनता है जनरली तौर पर एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन से बनता है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, एसिड का नॉन मेटेलिक कॉर्नर, बेस का मेटेलिक कॉर्नर आपस में जुड़ जाता है, इसका H+, इसका OH- भी आपस में जुड़ जाता है। इस तरीके से काय का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन है, when one acid and one base react to each other and form salt and water, so this is called a neutralization reaction. Why we call this reaction is neutralization reaction? Because of this reaction acid lost their H+ and base lost their OH- and now never behave just like acid or base, so this is called a neutralization reaction. अच्छा, तो क्या जरूरी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा वाटर रिलीज हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब कभी भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और एसिड सब्सटेंस या बेस सब्सटेंस क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारी जनरल सी बात हो गई सॉल्ट के बारे में। अब सबसे पहले हम सॉल्ट के कुछ टाइप होते हैं, सॉल्ट के उन टाइप की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन या डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एक तो बहुत सारे सॉल्ट को बहुत सारे तरीके से क्लासीफाई किया जाता है कि उन एसिडिक सॉल्ट है, कि बेसिक सॉल्ट है, कि डबल सॉल्ट है, कि मिक्स्ड सॉल्ट है, कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका है न्यूट्रल सॉल्ट। देखिए क्या होता है कि कई बार एसिड सॉल्ट के अंदर एसिडिक नेचर होते हैं, कई बार सॉल्ट के अंदर बेसिक नेचर होते हैं। उसी तरीके से सॉल्ट के अंदर कई बार ना तो एसिडिक नेचर होता है, ना ही बेसिक नेचर होता है। तो ऐसा सॉल्ट जो ना तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाए और ना ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाए व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर, तो उस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया,
CaSO4 हो गया, CaCl2 हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। एक और सॉल्ट जिसे हम नॉर्मल सॉल्ट भी कहते हैं कई बार, तो जो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा वो नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार इनको हम नॉर्मल सॉल्ट की कैटेगरी में भी रखते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में भी रखते हैं, ठीक। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्ट बनते कैसे हैं? देखिए क्या होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड कॉर्नर और स्ट्रॉन्ग बेस कॉर्नर, या एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बनता है आपका? उस कंडीशन में जाकर के आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ठीक है। यदि मान लीजिए एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो वीक है, तो फिर वहाँ पर न्यूट्रल नहीं बनेगा। या मान लीजिए बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो नहीं बनेगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, तो भी उस कंडीशन में हमारी न्यूट्रलिटी के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर कई सारे और भी फैक्टर डिपेंड करते हैं कि दोनों का, एसिड और बेस का K और Kb कितना है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर। लेकिन स्ट्रॉन्ग के साथ आप सीधा का सीधा रिलेशन देख सकते हैं कि यदि स्ट्रॉन्ग जुड़े हुए हैं तो वो क्या बनाएंगे? न्यूट्रल बनाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं एसिड सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट की। तो देखिए यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट जो होता है वो दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एक तो क्लासीफाई किया जाता है कि उसके अंदर यदि आयोनाइज होने वाले या रिमूव होने वाले H+ आयंस हैं तो उसको हम एसिड सॉल्ट कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। दूसरा हम उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के तौर पे भी एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट होते हैं, और बिना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बेस पे भी केवल एसिड या बेस के स्ट्रक्चर को देखकर भी हम सॉल्ट के स्ट्रक्चर को देख करके भी हम उसके एसिडिक और बेसिक नेचर को बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखें जरा कि एसिड सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक सॉल्ट है और उस सॉल्ट के अंदर अभी भी ऐसा हाइड्रोजन अवेलेबल है जो H+ के रूप में क्या हो सकता है, जो H+ के तौर पे ब्रेक होकर के बाहर निकल सकता है। तो आपका सॉल्ट कौन तरीके का नेचर दिखाएगा? ऑब्वियस सी बात है, यदि H+ डोनेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे सॉल्ट, नॉट कंपाउंड, ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर आयनाइज होने वाले H+ आयन अभी भी अवेलेबल हैं, उनको हम एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट कहते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आपका हो गया, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपका हो गया, या हम कहें कि ये एक तरीके का और हम लिख सकते हैं, फास्फोरिक एसिड होता है आपका, तो उससे हमने बना दिया Na2HPO4। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में रिलीज हो सकता है। यहाँ पर ये वाले हाइड्रोजन H+ के रूप में रिलीज हो सकते हैं, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन H+ के रूप में रिलीज हो सकता है। तो यदि ये रिलीज हो सकते हैं तब हम इसको क्या कह देंगे? एसिड सॉल्ट कह देंगे। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें, Na2HPO3, देखिए ये हाइड्रोजन दिख तो रहा है लेकिन ये रिलीज होता नहीं है, इसलिए ये जो है एसिड सॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है जब हम इसका एसिड पढ़ रहे थे, ठीक है। फास्फोरिक और फास्फोरस एसिड के वीडियो में आप देखिएगा, वहाँ पर हमने इसकी बात की हुई है, ठीक है। बेसिक सॉल्ट में वही चीज़ है, यदि आपके पास OH- अवेलेबल है जो कि रिएक्शन के समय या वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- यदि रिलीज कर सकता है तो उसको हम क्या कह देंगे? बेसिक सॉल्ट कह देंगे। इसके बाद अगली बात हम करते हैं डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट बड़ा सिंपल है, आपको दो सॉल्ट मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? दो सॉल्ट मॉलिक्यूल, जैसे K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस। एक सॉल्ट मॉलिक्यूल ये है और एक सॉल्ट मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। तो ये सॉल्ट मॉलिक्यूल क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे ये आपका है FeSO4.NH42SO4, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? एक FeSO4 है, एक ये है और 6H2O है। ये जो आप देख रहे हैं डॉट, ये एक तरीके के वीक केमिकल बॉन्ड ही होते हैं जो अटैच रखते हैं दो क्रिस्टल्स को जोड़ करके, ठीक। अच्छा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें 24H2O और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 6H2O। इसका क्या मतलब है? इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है? क्या होते हैं कि कई सॉल्ट ऐसे होते हैं कि वो यदि उनके साथ वाटर अटैच ना हो तो वो पाउडरस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पाउडरस फॉर्म में होते हैं। यदि वो उनको नेचर से थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी मिल जाए
और वाटर उनको मिल जाए तो वाटर को क्या करते हैं, ये सॉल्ट के कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होते समय, सॉल्ट के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट होते समय वाटर को क्या करते हैं, वाटर को भी अपने साथ अटैच कर लेते हैं और जो पाउडर सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस तरीके के ये जो आपको दिख रहे हैं मॉलिक्यूल डॉट के स्ट्रक्चर के साथ वाटर के, इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान रखिएगा ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स में इनका अलग अलग नंबर होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे इप्सम सॉल्ट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, मोहर सॉल्ट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जिप्सम में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो इसी वीडियो में हम आगे इसकी लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा डबल सॉल्ट हो गया। इसके बाद हम आते हैं मिक्स्ड सॉल्ट पे। देखिए डबल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए थे। यहां पर क्या होता है कि उनका जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है, सॉल्ट के अंदर एक पॉजिटिव कॉर्नर है एक नेगेटिव कॉर्नर है, तो जो पॉजिटिव कॉर्नर है वो कई बार ऐसे हो सकते हैं कि दो हो जाए, या नेगेटिव कॉर्नर है वो कई बार ऐसे हो सकते हैं कि दो हो जाए। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर आपका नेगेटिव कॉर्नर क्या है, SO4 डबल माइनस, पॉजिटिव कॉर्नर एक क्या हो गया K+ और एक क्या हो गया Na+। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम सोडियम सल्फेट। जबकि बजाय इसका दूसरा सॉल्ट क्या हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था Na2SO4, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम सल्फेट। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो इस तरीके की जो कंडीशन है जहां पर व्हेन टू मेटेलिक कॉर्नर या और टू नॉन मेटेलिक कॉर्नर प्रेजेंट इन अ सिंगल सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल दो नहीं है, यहाँ पर केवल पॉजिटिव या नेगेटिव आयन आपको डबल है। इसी तरीके से ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के स्ट्रक्चर को हम देखें तो कैसा होता है, CaOCl और एक होता है Cl। ये है हाइपोक्लोराइड और ये है क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, एक कॉर्नर क्या हो गया है नेगेटिव OCl- और एक क्या हो गया है Cl-। तो इस तरीके से इसको भी हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्या मतलब है, जैसे ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट। ठीक है, इसका जो नॉमेनक्लेचर है दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका नॉमेनक्लेचर आप 12th क्लास में पढ़ते हो। तो अभी आपको यदि इनके एक दो नाम याद रखने हो तो बस याद रख लीजिए, इनकी नेमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। पोटेशियम फेरोसाइनेट, ठीक है। अब पोटेशियम फेरोसाइनेट यदि हम इसमें नाम देख रहे हैं, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि देखने में इसके अंदर हमें 6 CN दिख रहे हैं। कितने CN दिख रहे हैं, 6 CN दिख रहे हैं, एक Fe दिख रहा है और 4 क्या दिख रहे हैं, प्लस पोटेशियम प्लस दिख रहे हैं। लेकिन जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें टोटल इससे 5 आयन मिलेंगे। कितने 5 आयन मिलेंगे, 5। एक तो हमको मिलेगा 4 मिलेंगे हमको क्या, 4 मिलेंगे हमको K+ आयन, और एक मिलेगा हमको ये पूरा का पूरा 4- आयन। तो यही ये जो आपका आयन दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आयन। और इस पूरे के पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और यदि ये सॉल्ट है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है जो कि अपने सिंपलर आयन में डिवाइड नहीं होता है। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे आयन हैं, बट वो केवल एक पूरा का पूरा एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव आयन होता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। तो पोटेशियम फेरोसाइनेट हो गया, ठीक है। ये दूसरा आपका हो गया, इसको हम बोलेंगे अर्जेंटो डाई अमोनियम अर्जेंटो क्लोराइड, कुछ इस तरीके से इनका नेमिंग होता है। 12th क्लास में आप पढ़ोगे। ये आपका है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट है, जो जनरली तौर पे आप इनके प्रोडक्शन के बारे में जब आप मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ोगे तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि ये जो बनता है ये एक बेस के दूसरे बेस के रिएक्शन से बनता है। इसलिए अपने आप में एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। जब हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इस रिएक्शन के बारे में पढ़ा भी था। दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। और बेयर्स प्रोसेस, जो माइनिंग मेटलर्जी की बेयर्स प्रोसेस होती है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने की, उसमें भी इस कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या पढ़ दिए, सॉल्ट के टाइप पढ़ दिए। सॉल्ट के टाइप पढ़ने के बाद हम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल माना जाएगा, कौन सा सॉल्ट इनसॉल्युबल माना जाएगा और कौन सा सॉल्ट पार्शली सॉल्युबल माना जाएगा। तो ऐसा सॉल्ट जो 100 ml वाटर लें और 100 ml वाटर में कम से कम 1 ग्राम सॉल्युबल है, कितना, 1 ग्राम सॉल्युबल है, तो हम उसको बोलेंगे ये सॉल्युबल है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल। कम से कम 1 ग्राम या 1 ग्राम से ज़्यादा यदि कोई सॉल्ट सॉल्युबल है 100 ग्राम वाटर में, 100 ml वाटर में, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कह देंगे, सॉल्युबल। यदि वो 1 ग्राम से लेकर के 0.1 ग्राम के बीच में सॉल्युबल है, कितना, 1 ग्राम से 0.1 ग्राम तक के बीच में सॉल्युबल है, तो देन वी विल कॉल्ड partially soluble salt. This type of salts called partially soluble salt. And if any salt is only less than 0.1 gram soluble, ठीक है, if we have a salt which is soluble, for example 0.05 gram, so this is called insoluble salt। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक उनको स्टैंडर्डाइज्ड कर लिया सॉल्ट को। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो एक प्रॉपर्टी की हम बात करें कि सॉल्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। देखिए, आपके एसिड या जो बेस होते हैं वो मैक्सिमम कैसे होते हैं, उनमें बहुत सारे कोवेलेंट होते हैं या फिर उनके अंदर कोवेलेंट के अंदर कहीं कहीं पर आयनिक कैरेक्टरिस्टिक जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, खासकर मेटल्स के जो बेस होते हैं उनकी यदि हम बात करें, वैसे तो आयनिक कैरेक्टर बहुत सारे उसमें प्रेजेंट ही होता है क्योंकि पोलैरिटी, कोवेलेंट के अंदर पोलैरिटी भी जनरेट हो जाती है। बट यदि हम सॉल्ट की बात करें, आपके एसिड या बेस कैसे होते हैं, कई बार वो आयनिक होते हैं, कई बार कोवेलेंट होते हैं। बट सॉल्ट की यदि हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आपके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कब, जबकि ये एक्वस सॉल्यूशन में हो या फिर ये क्या हो, मेल्टेड कंडीशन में हो, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड फेज में कंडक्ट नहीं करते हैं, लिक्विड फेज में, मेल्टेड फेज में, एक्वस सॉल्यूशन की कंडीशन में वो कंडक्ट कराते हैं। क्यों, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो आयंस के थ्रू होती है। जब ये सॉलिड फेज में होते हैं तो सॉलिड में आयंस की मूवमेंट नहीं होती है, एक्वस सॉल्यूशन में आयंस की मूवमेंट होने लगती है। इसलिए एक्वस सॉल्यूशन जो होता है सॉल्ट का वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो काय से मिलकर बने, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जो कम कंडक्ट करते हैं उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इतनी बात कर ली। इसके बाद हम चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक, मैं कुछ चीज़ों को और फिर से नोट करता हूँ क्योंकि आपको नोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, देन फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये मैंने फिर से कुछ डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्ट से रिलेटेड है। इन चीज़ों को हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो अलग अलग सॉल्ट्स में हमें मिलते हैं और कई बार इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होता है कि कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो वाटर के कुछ अमाउंट को, यदि उन्हें मॉइस्चर से या कहीं से अवेलेबल होता है तो वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं। तो जितना वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग सॉल्ट के आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे Na2CO3 इंटू 10H2O। तो Na2CO3 मतलब जो आपका सोडियम कार्बोनेट है उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, 10 होता है। अच्छा, जो वॉशिंग सोडा है उस वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला यही है, Na2CO3 इंटू 10H2O। अकेला यदि Na2CO3 होगा तो उसको हम एनहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और वो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपका नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं MgSO4 इंटू 7H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। और इसमें अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि इप्सम सॉल्ट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4, देखिए ये डिफरेंस है, Na2CO3 है, यहाँ Na2SO4 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो ये ग्लोबल सॉल्ट है, इसको आपको याद रखना है। ये आपका CaSO4 इंटू हेमीहाइड्रेटेड हाफ वाटर मॉलिक्यूल है,
एक CaSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसको कई बार आप देखते हैं फॉर्मूला ऐसा भी लिखा रहता है 2CaSO4 × 1H2O, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल तो वाटर का अटैच हो नहीं सकता, तो क्या होता है वाटर का 1 मॉलिक्यूल 2CaSO4 के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो जाता है। तो फॉर्मूला कई बार ऐसा भी बन जाता है 2CaSO4.1H2O या H2O लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इस्तेमाल किया जाता है कई सारी चीज़ों में। अच्छा, जब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या कर देते हैं, वाटर मिला करके थोड़ी देर रख जाते हैं, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज होकर के हो जाते हैं कितने, 2। एक CaSO4 के साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाते हैं, 2, और इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम सॉल्ट। एक फार्मूला है इप्सम सॉल्ट का, एक फार्मूला है जिप्सम सॉल्ट का। इप्सम सॉल्ट में 7 और जिप्सम सॉल्ट में 2। इसके बाद ZnSO4 × 7H2O, इसको हम बोलते हैं वाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट, हेक्सा और हेप्टा हाइड्रेटेड हम बोल सकते हैं इसको, और ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, इसे हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, ये इनकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनको पूछा जाता है। इसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्ट के अंदर, अलग अलग सॉल्ट के अंदर आती हैं, वो हम उनके बारे में कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं। ये मैं लिख इसलिए लेता हूँ क्योंकि लिखने से एक तो टाइम सेविंग हो जाता है, दूसरा 1 to 1 पॉइंट पूरा का पूरा डिस्कस हो जाता है। जहाँ चीज़ें एक्सप्लेनेटरी वे में ज़्यादा होंगी वहाँ हम उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही देखेंगे। एफ्लोरोसेंस सब्सटेंस होते हैं, क्या कहलाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर क्या, होली और पार्शली लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन when exposed in dry air। ठीक है, क्या करते हैं कि मान लीजिए एक सॉल्ट सब्सटेंस था, उसने क्या कर लिया है, मॉइस्चर एयर में जाके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को या एयर को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। सॉरी, वाटर को क्या है, एयर में जाकर के एब्जॉर्ब कर लिया है। जब ये सब्सटेंस जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी बना हुआ है, जब इसको हम ड्राई एयर में रखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है, केवल हम उसको ड्राई एयर में रख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना हम उसको गर्म कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जब उनको ड्राई एयर में कुछ देर के लिए रखा जाता है तो उनके अंदर के कुछ, या तो कभी कभी सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो H2O मॉलिक्यूल हैं वो, या कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है। तो इसी ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरोसेंस सब्सटेंस बोलते हैं या एफ्लोरोसेंसी बोलते हैं। जैसे Na2CO3 है, Na2CO3 × 10H2O, दिस इज, ठीक है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे जुड़े हुए हैं। जब हम इसको ड्राई एयर में रखते हैं तो इस कंडीशन में 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल इससे क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, केवल एक H2O मॉलिक्यूल Na2CO3 के साथ जुड़ा रह जाता है। ठीक है, तो इसको हम ये 1, और इस 1 को हम कैसे हटाते हैं, यदि हटाना चाहें, जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे या और अपर टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तब, तो इसका हटना एफ्लोरोसेंस नहीं है ये। ठीक है, केवल ये जो 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल हमने हटाए हैं, केवल और केवल ड्राई एयर में लाके, यही एफ्लोरोसेंस। क्योंकि कई बार पूछते हैं कि एफ्लोरोसेंस के थ्रू कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल उसमें से बाहर निकले, तो Na2CO3 या वॉशिंग सोडा के लिए हम क्या बोलेंगे, 9। ठीक है, ग्लोबल सॉल्ट के लिए, यदि ग्लोबल सॉल्ट में आपसे पूछा जाए तो 10 के 10 आउट हो जाते हैं। ठीक है, और MgSO4 में 6 आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस या हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है सॉल्ट एब्जॉर्ब मॉइस्चर विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। सॉल्ट एब्जॉर्ब, या कुछ ऐसे, ना केवल सॉल्ट नहीं है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जितनी भी, जैसे मोबाइल वगैरह जब हम घर में खरीद के लाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर एक छोटा सा पाउच रखा रहता है और उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल टाइप का मटेरियल कुछ उसमें रखा रहता है। क्या वो किस लिए रखा जाता है? बेसिकली वो होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल का काम क्या होता है कि यदि किसी कंडीशन में उस पैक के अंदर कहीं कोई ह्यूमिडिटी की कंडीशन आ गई, नमी कहीं वहाँ पर आ गई, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पर किसी कंडीशन में लग गए, कि जैसे मान लीजिए गोडाउन में वो रखा हुआ है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो सिलिका जेल जो सब्सटेंस उसके अंदर वो पाउच रखा हुआ है छोटा सा, वो क्या करेगा, उस वाटर मॉलिक्यूल को, उस वाटर को, उस ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। यही कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। व्हेन वन सब्सटेंस एब्जॉर्ब वाटर विदाउट डिसॉल्विंग इन इट,
वो वाटर को उसमें एब्जॉर्ब तो कर लेंगे, लेकिन उसके कारण उनका ना तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, ना वो सॉलिड से लिक्विड फेज में आएंगे, ऐसा हो जाए कि वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वाटर, जी कुछ नहीं होगा, केवल वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहलाते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो जैसे H2SO4 है, बहुत अच्छा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, P2O5 है, ये भी कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी सिलिका जेल है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, तो सॉल्ट absorb moisture without dissolving in it, salt absorb moisture without dissolving in it। ठीक है, इसके बाद अगला टर्म है डेलिक्विसेंट सब्सटेंस। ये भी क्या करते हैं? ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसी में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जनरली तौर पे ऑब्जर्व किया होगा कि बरसात के समय में, रेनी सीजन में जो सोप वगैरह होते हैं, यदि उन सोप वगैरह को क्या कर दिया जाए, हम ऊपर भी रखते हैं जहाँ पर उनमें पानी का टच ना हो, फिर भी वो क्या हो जाते हैं? थोड़े से हम कह सकते हैं कि वाटरी टाइप के हो जाते हैं। वो बहुत जल्दी उनमें बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो पानी उनमें कहाँ से आता है? होता क्या है कि जब बरसात हो रही होती है, उस कंडीशन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, एनवायरनमेंट में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर जो सॉल्ट होते हैं, बेसिकली जो बनते हैं वो सोडियम सॉल्ट से ही बनते हैं, सोप जो होते हैं। तो जो सोडियम सॉल्ट या अदर सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो होते हैं डेलिक्विसेंट सब्सटेंस। और डेलिक्विसेंट सब्सटेंस को यदि हम नॉर्मल भाषा में कहें तो हम कहें पसीजने वाले सब्सटेंस। पसीजने वाले मतलब क्या कि वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करके उसी में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो डिसॉल्व वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं, या जैसे पहले या अभी भी कुछ सॉल्ट ऐसे आते हैं पहले, अब तो खैर ये नॉर्मल कंडीशन नहीं रह गई, लेकिन जो सॉल्ट आता था पहले, वो सॉल्ट कैसा रहता था? यदि हमने उसको उसका रेनी सीजन में यदि हमने उसका ढक्कन खोल के रख दिया तो वो क्या हो जाता था? वो सॉल्ट वाटर को एब्जॉर्ब करके और थोड़ा गीला टाइप का हो जाता था, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसमें डिसॉल्व हो जाता था। ठीक है, तो ये किस कारण होता था? ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जिन्हें डेलिक्विसेंट सब्सटेंस कहते हैं। जैसे NaOH हो गया, डेलिक्विसेंट है, KOH हो गया, डेलिक्विसेंट है, MgCl2 हो गया, तो MgCl2 की प्रेजेंस ही NaCl के अंदर होती थी, जिसके कारण Mg आपका जो सॉल्ट होता है तो कैसा हो जाता था? डेलिक्विसेंट हो जाता था, और बरसात के समय में वो पिघल मतलब वाटर मिक्स हो जाता था उसमें। ZnCl2, CaCl2, CuNO3, जो इस तरीके के सब्सटेंस है, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस है। इसके बाद दो और छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको डिफरेंशिएट करके हमें समझना है। एक होता है ड्राइंग एजेंट और एक होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखिए दोनों लगभग एक हैं, लेकिन फिर भी ये अलग अलग हैं, ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो होता ही है, साथ ही साथ ड्राइंग एजेंट के जैसा काम करता है, लेकिन ड्राइंग एजेंट होता है लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब समझिए ड्राइंग एजेंट क्या है और डिहाइड्रेटिंग क्या है। मान लीजिए एक आपका कोई सिस्टम है और वहाँ पर क्या पर है? ह्यूमिडिटी है या वाटर कंटेंट मौजूद है, वहाँ पर वाटर कंटेंट है या ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर है, कोई भी कंडीशन हम कह रहे हैं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? नेचर से उस ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब वो केवल वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करें तब हम उनको क्या कहते हैं? ड्राइंग एजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग एजेंट कहते हैं, जो वाटर को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं ह्यूमिडिटी से। तो जितने भी एफ्लोरोसेंस सब्सटेंस, जितने भी आपके हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस या डेलिक्विसेंट सब्सटेंस होंगे, वो दोनों ही किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ड्राइंग एजेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? ये भी वाटर एब्जॉर्ब करता है और ये भी वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ड्राइंग एजेंट क्या हो गए? ऐसे सब्सटेंस जो कि कहीं पर मॉइस्चर हो या वाटर कंटेंट अवेलेबल हो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग एजेंट कहलाता है। और दूसरे मटेरियल को क्या कर देता है? सुखा देता है। बहुत अच्छे ड्राइंग एजेंट के तौर पर यदि हम बात करें तो हमारा H2SO4 बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट है। क्यों? वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर कंटेंट को, मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ड्राइंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और टर्म होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बना बनाया वाटर जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ड्राइंग है, लेकिन यदि किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में प्रेजेंट है जो कि वाटर के अंदर होता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेने का नेचर कहलाता है डिहाइड्रेटिंग।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बना बनाया हुआ केमिकली बॉन्डेड वाटर है, यदि उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ड्राइंग है। लेकिन यदि पानी के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उसके अंदर है नहीं, लेकिन उसी रेशियो में है, तो उस रेशियो में यदि प्रेजेंट है और उसको पूरा का पूरा वो खींच ले, तो उसको हम कहते हैं क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यदि हम मैकेनिज्म या एग्जाम्पल देखना चाहें तो देखिए, जैसे आपका है C6H12O6, ठीक है, ये काय का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपका ग्लूकोज का। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर H कितना है? 6 है, और H कितना है? 12 है, और ऑक्सीजन कितना है आपका? 6 है। मतलब किस कॉम्बिनेशन में है कि यहाँ से 6 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो वाटर वाले रेशियो के कंपोजिशन में है। अब यहाँ पर यदि मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं H2SO4 रख दूँ, तो H2SO4 इस वाटर के जो वहाँ से वाटर बन सकता है उसको भी निकाल लेगा। तो क्या छोड़ेगा यहाँ पर बता के? 6 कार्बन प्लस 6 H2O, जिसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और H2SO4। तो ऐसी कंडीशन में H2SO4 जो यहाँ काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है? एज आ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे काम कर रहा है। और यदि सीधा का सीधा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को बाहर खींच रहा है, या जो डेलिक्विसेंट सब्सटेंस के थ्रू या हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है उसको खींच रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? ड्राइंग एजेंट बोलोगे, अदरवाइज क्या बोलोगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलोगे। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। और ये सॉल्ट की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्ट के कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे मेन होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को समझेंगे और उस बेस पर हम ये समझेंगे कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक होता है, कौन सा सॉल्ट बेसिक होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो आज की क्लास क्लोज करते हैं। आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इन वीडियोस को जो मैं आपके लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, इनको आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और बेहतर कंटेंट तैयार करने का आप सभी के लिए। ओके, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।